हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज का एक क्लास केमिस्ट्री का होने वाला है। केमिस्ट्री के क्लास में हम परीक्षा में अनेकों बार आने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, यानी बोल सकते हैं बहुत ही वीवीआई यानी एमवीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में ये सब आएगा प्रश्न, वही सब इसमें पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो चलिए इसको आपको जो बताएंगे उसको आपको याद कर ही लेना है, क्योंकि सभी एमवीवीआई प्रश्न होने वाला है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं सबसे पहला प्रश्न पर। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो इसलिए एक बार अभी लाइक ज़रूर कर लीजिए। सभी स्टूडेंट करना है और न्यू स्टूडेंट को करना है सब्सक्राइब। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बार शेयर भी कर दीजिए, आप लोग एक बार शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्त लोग के पास शेयर भी कर दीजिए, पहुँचा दीजिए उनके पास। और चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ये सब प्रश्न बहुत सारे प्रश्न है जो आपको एमवीवीआई प्रश्न है, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में ये सब पूछे आते हैं। ये सब एग्जाम लेवल प्रश्न ही लाए हुए हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्रिस्टल किसे कहते हैं ये प्रश्न है। और उत्तर किस प्रकार से लिखना है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है उसे क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल किसे कहते हैं तो वैसा ठोस जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्रिस्टल कहते हैं। समझ लीजिए कि यह है, ऐसा समझ लीजिए। इसको हम यहाँ से काटेंगे तो बराबर बराबर भागों में इसको चाहे तो हम बांट सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा होता है, समझ लीजिए कि आपका त्रिभुज सा है, समझ लीजिए आपका ये आपका समझ लीजिए त्रिभुज सा है। इसको समझ लीजिए ये नहीं बना, लेकिन इसको मान लीजिए त्रिभुज है, इसमें हम बराबर बराबर भागों में अच्छे से नहीं बांट सकते, यानी और कुछ हम इसको हम अगर बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं तो उसे क्रिस्टल कहेंगे, और नहीं बांट सकते हैं तो उसे अक्रिस्टल कहेंगे। इतना समझ लीजिए, आपके लिए इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। और देखिए डोपिंग किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न आता है आपके एग्जाम में बहुत बार कि डोपिंग किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों को मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं तो क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों को मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। इतना भी आपको लिख देना है एग्जाम में, अगर एक क्वेश्चन आएगा डोपिंग किसे कहते हैं तो देखिए इतना मत सोचिए कि कम डिफिनेशन लिखने में 2 नंबर नहीं मिलेगा। मिलेगा, आपका सटीक लिखिएगा, आपका सही लिखिएगा तो आपको जितना रहेगा आंसर नहीं दिखा देता, आपका जितना सही लिखे हो तो वह दिखा देता है। इसीलिए आपको जितना आपका आंसर होगा उतना ही लिखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न 2 नंबर वाला में जितना भी बढ़ाइएगा आपका नंबर से ज़्यादा नहीं दे देगा, इसलिए जितना जरूरी होगा उतना लिखिएगा। चलिए ये प्रश्न देखिए कि शॉटकी दोष क्या है। शॉटकी दोष क्या होता है। जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में यानी बराबर बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं जो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न, इस दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। यानी जब क्रिस्टल जालक में समान संख्या में बराबर बराबर संख्या में धनायन होगा और ऋणायन गायब हो जाते हैं। समझ लीजिए कि आपका ये बॉक्स है, इसमें एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस है एक प्लस, यानी बहुत सारे माइनस प्लस, इसमें से दोनों गायब होगा। अगर माइनस होगा प्लस, दोनों अगर इसमें गायब हो जा रहा है यानी दोनों गायब हो जा रहा है तो ये आपका शॉटकी दोष होगा। इसीलिए यानी घटेगा तो एक माइनस नहीं जाएगा, एक प्लस नहीं जाएगा, दोनों साथ ही साथ जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका शॉटकी दोष हो जाएगा। क्या होगा, शॉटकी दोष। जब क्रिस्टल में जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। और ये फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। फ्रेंकल दोष तो जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है तो ऐसे दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता है, यानी जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब हो जाता है, यानी अपने स्थान से, इसमें है कि दोनों साथ साथ गायब होगा, इसमें है कि माइनस गायब हो सकता है या प्लस गायब हो सकता है, दोनों एक गायब हो सकता है। और इसमें शॉटकी में दोनों गायब होगा और फ्रेंकल में एक गायब होगा। यानी जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान जालक से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है तो ऐसे दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता है। इतना समझ गए, 4 नंबर प्रश्न तो पूरा क्लियर है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर, यानी एमवीवीआई क्वेश्चन है, पहले बार इसमें लिख दिए हुए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। ये बहुत ही एमवीवीआई प्रश्न है। क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर, ये पूछेगा तो पूछेगा, इतना आपको गारंटी है कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर क्या होता है। तो पहले क्रिस्टल को समझिए, इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। ये क्रिस्टल क्या है कि एक क्रिस्टल में एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और अक्रिस्टल में इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। और दूसरा का अंतर है कि इसको बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है ये क्रिस्टल को, लेकिन इसको बराबर बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता है ये अक्रिस्टल को। और क्रिस्टल को इसका द्रव्यनांक निश्चित होता है, इसका द्रव्यनांक अनिश्चित होता है। यह असमदैशिक होता है,
यह समदैशिक होता है, यह दीर्घ पार्श्विक होता है, यह लघु पार्श्विक होता है। यानी इतना समझ गए कि क्रिस्टल और अक्सियल में अंतर। इतना लिख दीजिएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट में पूछेगा 3 लिख दीजिएगा, आपके लिए काफ़ी है, उतना 2 नंबर तो आपको फिक्स से मिल जाएगा। आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो लगभग 5 आपको तो लिखना ही पड़ता है। तो यहाँ तक समझ गए 5 नंबर प्रश्न तक। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं और लास्ट तक रुके रहिएगा। आपका पूरा प्रश्न जितना भी MBBS प्रश्न करवा रहे हैं आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। और यह प्रश्न को समझिए कि 6 नंबर की, किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों? किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों? तो किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव्य अणुओं की संख्या घट जाती है। किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, इसलिए किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव्य अणुओं की संख्या घट जाती है। इसमें से होगा इस प्रकार से घटने लगेगा तो उसका कम हो जाएगा ना। यहाँ तक कुछ समझ गए। और चलिए आगे है, अगला प्रश्न है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। ये भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ये परीक्षा वाला प्रश्न समझिएगा। परीक्षा में हमेशा ये देखने को मिलता है, आप क्वेश्चन वर्क में इसको आप चेक कर सकते हैं। हमेशा ये पूछा जाता है कि कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है। तो लिखना है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच क्या है? एक अक्रिस्टलीय ठोस है। द्रव्यों के समान इसमें प्रवाह की प्रकृति होती है, यद्यपि यह प्रवाह बहुत मंद होता है, अतः इसे आभासी ठोस यानी रेसिड्यू सॉलिड अथवा अतिशीतित द्रव यानी सुपर कोलिड लिक्विड भी कहा जाता है। ये कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसके कारण उसको अतिशीतित द्रव कहा जाता है। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यनांक Na से ज़्यादा है, क्यों? बताइए। सोडियम क्लोराइड का जो द्रव्यनांक है वो Na यानी सोडियम से ज़्यादा है, ज़्यादा क्यों है यही बताना है। तो लिखना है कि NaCl एक आयनिक ठोस है। NaCl क्या है? एक आयनिक ठोस है जिसमें Na+ तथा Cl- के बीच मजबूत बल लगा रहता है, लेकिन सोडियम एक ठोस धातु है, इसमें आकर्षण बल नहीं लगता, इसलिए NaCl का द्रव्यनांक सोडियम से ज़्यादा होता है। किस लिए होता है? ज़्यादा होता है। तो समझ गया कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यनांक Na से यानी सोडियम से ज़्यादा क्यों होता है। तो NaCl एक आयनिक ठोस है। कैसे ठोस है? ये आपका ये जो आपका NaCl है ये आपका आयनिक ठोस है। NaCl आयनिक ठोस है जिसमें Na तथा Cl- के बीच मजबूत बल लगा रहता है, जिसके सोडियम एक ठोस धातु है, इसमें आकर्षण बल नहीं लगता है, इसलिए NaCl का द्रव्यनांक सोडियम से ज़्यादा होता है। अब आइए अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर की, आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, जो BSc 2019 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया, इतनी बार पूछा गया प्रश्न। देखिए हमने बोला था कि ये सभी प्रश्न आपके लिए MBBS प्रश्न होंगे। देखिए सभी MBBS प्रश्न है क्योंकि सब बार बार पूछे गए हुए हैं। तो आदर्श, पहले आदर्श को समझिए फिर अनादर्श को समझिए। तो वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त स्थिति पर राउल्ट के नियम के पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। वे विलयन जो ताप एवं दाब के समस्त परास के राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। देखिए सिंपल समझिए कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं। अगर एग्जाम में आएगा लिखना है कि वे विलयन जो ताप एवं साधन की स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन, तो वे विलयन जो ताप एवं साधन के और उपस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनादर्श घोल कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। तो इतना लिख दीजिएगा। बस सिंपल सा डिफिनेशन, सबसे आसान डिफिनेशन बताए हुए हैं, इतना समझ गए होंगे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि किसी घोल की मोलरता एवं मोललता में अंतर स्पष्ट करिए। यानी मोलरता और मोललता में अंतर समझाना है, जो BSc 2015 में पूछा गया है और न जाने कितनी बार पूछा जाएगा। देखिए कि मोलरता यानी मोलारिटी प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। समझिए कि मोलरता किसे कहते हैं? प्रति लीटर विलयन में घुले हुए यानी घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलय का मोल मोलरता, विलयन का आयतन, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। किसका होता है? यह मोलरता का मात्रक होता है। और चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, तो BSc 2019, 2020 और 2022 में पूछा गया था कि हेनरी का नियम क्या है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, जहाँ P गैस का दाब के हेनरी नियतांक होता है। यह होता है क्या? हेनरी का नियम का स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव्य में विलयता के गैस के दाब के समानुपाती होता है और इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। और हेनरी के नियम की सीमाएँ क्या है? तो लिखिएगा कि हेनरी के नियम की सीमाएँ निम्नलिखित है। यह विलयन तनु विलयन
के लिए लागू होता है। यह गैस द्रव में अत्यधिक विलय हो तो इस विलयन का पूर्ण पालन नहीं होता है। ताप निम्न और ताप उच्च होना चाहिए। इतना समझ गए कि हेनरी नियम की सीमाएं क्या है। अब चलिए अगला प्रश्न जो है उसको भी हम देखते हैं। ये प्रश्न है कितना नंबर, चलिए इसको देखते हैं। ये मोल प्रभाज की व्याख्या करें। मोल प्रभाज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि 2014 में पूछा गया था कि मोल प्रभाज क्या होता है। तो मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन विलयन में विलय या विलायक की मोलों की संख्या, विलयन में विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज विलय माइनस छोटा एन प्लस बड़ा एन मोल प्रभाज होता है। इसमें से इस प्रकार से इसमें व्यक्त किया जाता है, यानी दो बड़ा एन और एक छोटा एन रहता है, इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। और चलिए आपका अंतिम प्रश्न है कि संप्राश्रय विलयन किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया है, देख सकते हैं 2022 में पूछा गया है कि संप्राश्रय विलयन किसे कहते हैं। तो समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, यानी समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होगा उन्हें संप्राश्रय विलयन कहेंगे। संप्राश्रय विलयनों में विलयनों की मोलर सांद्रताएँ समान होती है। ये आपका होता है संप्राश्रय विलयन। आपको इससे भी समझ चुके होंगे, समझ गए तो आपको कमेंट बता दीजिएगा कि आज का एक क्लास कैसा लगा। इतना ही 14 ही क्वेश्चन था जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।